आज का टॉपिक है हमारा एनवायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन। पहले देखते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है। हम सिंपली लिख सकते हैं एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल इंडिविजुअल और मेल एंड फीमेल reproductive organs of an individual is called sex determination। अब इसको समझने की कोशिश करेंगे। यानी कि एस्टेब्लिशमेंट किसका? मेल इंडिविजुअल का और फीमेल इंडिविजुअल का। जब भी यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म है तो दो टाइप की कंडीशन होती है, यानी कि या तो ऑर्गेनिज्म मेल होगा या फिर ऑर्गेनिज्म कैसा होगा? फीमेल होगा। तो किसी ऑर्गेनिज्म का मेल बनना या किसी ऑर्गेनिज्म का फीमेल बनना, यही क्या है? सेक्स डिटर्मिनेशन है। आगे डेफिनेशन में मैंने लिखा है और मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ एन इंडिविजुअल। अब जैसे अगर कोई बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म है, कैसा ऑर्गेनिज्म है? बाइसेक्सुअल है, आप इसे हर्माफ्रोडाइट भी बोल सकते हो। तो जब कोई हर्माफ्रोडाइट है तो उस हर्माफ्रोडाइट के केस में एक ही ऑर्गेनिज्म में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी है और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी है। तो यहां पर मेल ऑर्गन्स और फीमेल ऑर्गन्स के फॉर्मेशन को क्या कहते हैं? मेल और फीमेल ऑर्गन्स के फॉर्मेशन को यहां पर सेक्स डिटर्मिनेशन कहते हैं। बट दिस कंडीशन अप्लाइज व्हेन एन ऑर्गेनिज्म इज हर्माफ्रोडाइट। क्लियर है ना? तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अभी कॉन्सेप्ट है एनवायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन। पुरानी क्लास का थोड़ा रिकैप कर लेते हैं। यानी कि यहां जो सेक्स डिटर्मिनेशन का केस है वो किस पे डिपेंड करेगा? एनवायरमेंट के केस पे डिपेंड करेगा। बट हमने किसके बारे में डिस्कस किया हुआ है? इससे पहले जो सेक्स डिटर्मिनेशन की हमने कंडीशंस डिस्कस की हुई हैं, हम थोड़ा उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। हमने एक तो सेक्स क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन डिसाइड किया हुआ है, स्टडी किया हुआ है लास्ट वीडियो में। तो सेक्स क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है, जहां सेक्स क्रोमोसोम रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे पहला केस मैंने आपको पढ़ाया XX और XY टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, जहां पर हमने आपसे कहा था कि ये वाली कंडीशन ह्यूमन में अप्लाई होती है और ह्यूमन के साथ ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर में अप्लाई होती है, ड्रोसोफिला में अप्लाई होती है। दूसरा कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था XX टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। ये जो XX टाइप है ये कॉकरोच में होता है। किस में होता है? कॉकरोच में होता है, ग्रास हॉपर में होता है और राउंड वॉर्म्स में होता है। अगर हम यहां पर थर्ड कंडीशन की बात करें तो यहां पर ZW और ZZ टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन की हमने बात की थी, जो कि मेनली बर्ड्स में दिखाई देता है और बेटा कुछ रेप्टाइल्स में दिखाई देता है। कहां दिखाई देता है? कुछ रेप्टाइल्स के केस में भी ये दिखाई देता है। अगर हम लास्ट केस की बात करें, फोर्थ केस की बात करें, तो यहां पर Z0 और ZZ टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन की बात आती है, जो कि मेनली यह दिखाई देता है बटरफ्लाईज में। कहां पर? बटरफ्लाईज में और कुछ मॉथ्स में दिखाई देता है। तो ये तो हमने सेक्स क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन में स्टडी किया था। इसके साथ हम और एक अगर कंडीशन की बात करें तो हमने हैप्लोडिप्लॉइडी का केस डिस्कस किया था। हैप्लोडिप्लॉइडी क्या था? या फिर हैप्लॉइड डिप्लॉइड मेथड ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, जिसको हमने हनी बी में डिस्कस किया था। किस में डिस्कस किया था? हनी बी के केस में। हनी बी के केस में हमने बताया था कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म कैसा है? हैप्लॉइड है, तो वो डेफिनेटली क्या होता है? मेल। और अगर कोई ऑर्गेनिज्म कैसा है बेटा? अगर कोई ऑर्गेनिज्म डिप्लॉइड होता है तो वो डेफिनेटली कैसा होता है? वो फीमेल हुआ करता है। हमने इतनी कंडीशंस को वहां डिस्कस किया था। मेल का जो डेवलपमेंट होता है हैप्लॉइड टाइप से, ये हमने स्टडी किया था पार्थेनोजेनेसिस के केस में। कौन से केस में? पार्थेनोजेनेसिस के केस में हमने इसको डिस्कस किया हुआ था। क्लियर है? तो ये तो हो गया हमारी लास्ट क्लास का रिकैप। अभी हम समझते हैं एनवायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन क्या है। सिंपल से देखो, ये सेक्स क्रोमोसोमल था, ये हैप्लोडिप्लॉइडी था, ये भी क्रोमोसोम के बेस पर ही था। यहां पर क्या हो रहा है कि कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं। क्या होते हैं? कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं
जो ये डिसाइड करते हैं, क्या होते हैं, कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि ऑर्गेनिज्म का सेक्स क्या होगा। जब ऐसी कंडीशन देखी जाती है तो उसे हम एनवायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन बोलते हैं। चलिए, हाँ, तो इस केस में डिस्कस करेंगे एसोसिएशन विद फीमेल। ये एग्जांपल मिलता है हमें बोनेलिया में। इस चीज को समझते हैं। सी में एक सी वॉर्म रहता है। जो सी वॉर्म है, इस सी वॉर्म का नाम होता है बेटा बोनेलिया। क्या होता है? इस सी वॉर्म का नाम होता है बोनेलिया, जो कि एक एग्जांपल है किसका? एनेलिडा फाइलम का। क्लियर है ना? अभी जो बोनेलिया होता है, इसका जो लार्वा यानी कि एक से जो लार्वा निकलता है वो सेक्सुअली इनर्ट होता है। क्लियर है ना? या फिर आप कह सकते हो उसको कि जो इसका लार्वा निकलता है एक से, वो लार्वा सेक्सुअली अनडिफरेंशिएटेड होता है। कैसा होता है? अनडिफरेंशिएटेड, यानी कि वो लार्वा ना तो मेल की तरह होता है और ना ही फीमेल। उसमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता है मेलनेस या फिर फीमेलनेस का। ऐसा लार्वा अगर फ्रीली सरवाइव करता है, कैसे सरवाइव करता है? अगर फ्रीली सरवाइव करता है तो ये लार्वा फ्यूचर में ये लार्वा फ्यूचर में फीमेल में कन्वर्ट होता है। किस में कन्वर्ट होता है? फीमेल में। लेकिन अगर ये लार्वा फीमेल के टच में आता है, किसके टच में आता है? फीमेल के टच में आता है, तो फीमेल के टच में आने पर ये लार्वा मेल में कन्वर्ट हो जाता है। मेल में कन्वर्ट होने के बाद मेल का साइज काफी स्मॉल होता है। यहां पर मैंने जो इस इमेज को दिखाया है, ये मेल की इमेज है, इसको जूम करके दिखाया गया है। और यहाँ पे ये जो इमेज दिखाई है बोनेलिया फीमेल ऑर्गेनिज्म को दिखाया है। तो जो मेल है, पहले वो मेल में कन्वर्ट हो, डिफरेंशिएशन मेल में होता है उस लार्वा का, और बाद में ये मेल फीमेल की यूट्रस में एज पैरासाइट रहता है, लाइक पैरासाइट ये रहने लगता है। क्लियर है ना? तो सिंपली आप समझ गए होंगे, लार्वा अगर फ्रीली सरवाइव करेगा तो वो फीमेल में कन्वर्ट होगा, लेकिन अगर लार्वा फीमेल के टच में आ जाएगा, फीमेल के कांटेक्ट में आ जाएगा, तो वो मेल में कन्वर्ट होता है। ये कंडीशन बोनेलिया में देखी जाती है। यहां पर नेक्स्ट कंडीशन है क्रेपिडुला की। जब आप क्रेपिडुला के स्ट्रक्चर को देखते हैं तो इसकी बॉडी आपको शेल्ड दिख रही होगी। ऐसा लग रहा है इसकी बॉडी पर कुछ शेल जैसी है। ये शेल किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? सेल कैरेक्टरिस्टिक फीचर है मोलस्क्स का। किसका? मोलस्क्स का, मोलस्कंस का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तो एक मोलस्क है जिसका नाम है बेटा क्रेपिडुला। क्या नाम है? क्रेपिडुला। क्रेपिडुला को जब आप डिटेल में समझते हैं तो यहां भी कुछ वैसी ही कंडीशन है जैसी बोनेलिया में होती है। क्रेपिडुला का जो लार्वा है, क्या है? क्रेपिडुला का जो लार्वा है, अगर वो फ्रीली डेवलप होता है तो वो मेल में डेवलप होता है, लेकिन अगर ये लार्वा फ्रीली डेवलप होता है तो फीमेल में डेवलप होता है। किस में डेवलप होता है? फीमेल में डेवलप होता है। लेकिन अगर ये फीमेल के कांटेक्ट में आ जाता है, किस में आता है? फीमेल के कांटेक्ट में आ जाता है, तो ये अल्टीमेटली किस में डेवलप होता है? मेल में डेवलप होता है। मुझे उम्मीद है आप इस चीज को समझ पा रहे होंगे, बहुत कुछ डिफिकल्ट नहीं है। यहां पर एक एग साइज की बात की गई है, यानी कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जहां पर एग का साइज ये डिसाइड करता है ऑर्गेनिज्म मेल होगा या फीमेल। ये जो हमने इमेज बनाई है, ये इमेज है डाइनोफिलस की। किसकी इमेज है? डाइनोफिलस की है। ये भी एक सी वॉर्म होता है। यहां पर क्या होता है, डाइनोफिलस के कुछ एग्स जो होते हैं ना, वो लार्जर होते हैं साइज में। कैसे होते हैं? लार्जर होते हैं। वहीं पर कुछ एग्स कैसे होते हैं? कुछ एग्स स्मॉलर साइज के होते हैं। अब सिंपल सी चीज है, अगर हम आपको एक लॉजिकली या पहले इसको समझ लेते हैं, तो इसमें क्या है, जो लार्जर साइज के एग होते हैं वो बेटा डेवलप होते हैं फीमेल में, और जो स्मॉलर साइज के एग्स होते हैं वो फर्दर डेवलप होते हैं किसमें? मेल में। इसमें सेक्स क्रोमोसोम वगैरह जैसी कोई भी कंडीशन देखने को नहीं मिलती है। आप ऐसे याद भी कर सकते हो, जैसे ह्यूमन के केस में मेल गैमीट का साइज थोड़ा स्मॉलर होता है, स्पर्म का साइज स्मॉलर है, जबकि ओवम का साइज लार्जर है। तो ओवम फीमेल गैमीट, ओवम फीमेल का एक रिप्रेजेंटेशन है और स्पर्म एक तरीके से मेल का रिप्रेजेंटेशन। तो ऐसे आप याद कर सकते हो कि डाइनोफिलस में क्या होता है, जो लार्जर एग होते हैं वो फीमेल में कन्वर्ट होते हैं और जो स्मॉलर साइज के एग होते हैं वो मेल में कन्वर्ट होते हैं। नेक्स्ट कंडीशन पे हम आते हैं इंक्यूबेशन टेम्परेचर पे, यानी एग को जो इंक्यूबेट किया जाता है उस टाइम पर कैसा टेम्परेचर रहता है, उसके बेस पर जो डेवलपमेंट होता है इंडिविजुअल का, वो मेल होगा या फीमेल, ये आता है इंक्यूबेशन टेम्परेचर में। यहां पर हमने आपको एक टर्टल की इमेज को दिखाया है। किसको दिखाया है? टर्टल की इमेज को। देखिए टर्टल में क्या होता है, जब भी टर्टल के एग को, किसको? टर्टल के एग को 28 डिग्री सेंटीग्रेड से बिलो टेम्परेचर पे इंक्यूबेट किया जाता है। तो जो टर्टल होता है
वो डेवलप होता है मेल में। किसमें डेवलप होता है? मेल में डेवलप होता है। क्लियर है ना? और अगर इसको 33 डिग्री सेंटीग्रेड से एवब पे इंक्यूबेट किया जाता है टर्टल में, तो ये टर्टल किसमें डेवलप होते हैं? फीमेल में डेवलप होते हैं। इसके बाद साइंटिस्ट ने और एक्सपेरिमेंटल कंडीशन में ये देखा कि अगर इनको 28 डिग्री सेंटीग्रेड से 33 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच के टेम्परेचर पर इंक्यूबेट करें, तो उनमें से 50-50% चांसेस बनते हैं कि उनमें से 50% एग जो होते हैं वो मेल में कन्वर्ट होते हैं और 50% किस में कन्वर्ट होते हैं? फीमेल में कन्वर्ट होते हैं। सच टाइप ऑफ कंडीशन इज सीन इन टर्टल। ऐसी कंडीशन टर्टल में मिला करती है। नेक्स्ट हम आते हैं क्रोकोडाइल के बारे में। क्रोकोडाइल का भी रिलेशन किससे है? टेम्परेचर से ही है। चलिए यहां पर समझते हैं। नॉर्मली 34 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर या फिर इससे एबव टेम्परेचर रखा जाए तो क्रोकोडाइल के केस में क्या डेवलप होते हैं? मेल डेवलप होते हैं। वहीं पर 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर या फिर इससे बिलो टेम्परेचर रखा जाए क्रोकोडाइल के केस में एक को इंक्यूबेट करने के लिए, तो क्रोकोडाइल में क्या डेवलप होते हैं? फीमेल डेवलप होते हैं। क्लियर है? तो यानी कि हमने अभी 3 कंडीशन डिस्कस की। कितनी कंडीशंस हमने अल्टीमेटली डिस्कस की? 3 कंडीशंस। एक था एसोसिएशन विद फीमेल्स, एसोसिएशन विद फीमेल्स, यानी कि अगर एक लार्वा फीमेल के एसोसिएशन में आता था तो वो मेल में कन्वर्ट होता था, अदरवाइज वो फीमेल में कन्वर्ट हो जाता था। दूसरी कंडीशन हमने डिस्कस की एग साइज के बारे में। किसके बारे में? एक साइज के बारे में, जो डायनोफिलस का एग्जांपल दिया। लार्जर एग फीमेल में कन्वर्ट होते हैं और स्मॉलर एग मेल में कन्वर्ट होते हैं। एंड द थर्ड कंडीशन व्हिच वी डिस्कस्ड, दैट इज इंक्यूबेशन पीरियड। उसको हम क्या बोलते हैं? इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं, जो कि अभी हमने टर्टल में, क्रोकोडाइल के केस में डिस्कस किया। एलिगेटर में भी कुछ ऐसी ही कंडीशन दिखाई देती है। मुझे उम्मीद है आपको टॉपिक समझ में आया होगा। धन्यवाद।